हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के यूनिट 5 जो कि ऑलरेडी हमारा चल रहा है, तो ये हमारा पार्ट 2 होगा। तो इसमें हम स्टाफिंग के रिगार्डिंग जो हमारे बचे हुए पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्टाफिंग यूनिट। तो स्टाफिंग यूनिट में जो हमारा सिलेबस में दिया गया है, प्रोजेक्टिंग स्टाफिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो किसी भी यूनिट में या किसी वार्ड में कैसे स्टाफ को हम क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, असाइन करते हैं, वो होता है हमारा प्रोजेक्टिंग स्टाफिंग रिक्वायरमेंट। ठीक, तो प्रोजेक्टिंग स्टाफिंग रिक्वायरमेंट मीन्स एस्टिमेटिंग हाउ मेनी स्टाफ मेंबर आर नीडेड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड और यूनिट टू प्रोवाइड सेफ एंड एफिशिएंट एंड कंटिन्यूस सर्विस। तो कितने स्टाफ की नीड होगी किसी भी वार्ड में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो होता है हमारा प्रोजेक्टिंग स्टाफिंग रिक्रूटमेंट। इन हॉस्पिटल एंड नर्सिंग यूनिट करेक्ट स्टाफिंग जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही डिपेंड करता है कि पेशेंट सेफ्टी पे। ठीक है, तो अगर हमारे पास एडुकेट अमाउंट में क्या होंगे, स्टाफ होंगे, तो कहीं ना कहीं पेशेंट की सेफ्टी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, क्वालिटी ऑफ केयर इम्प्रूव होगी, स्टाफ वर्कलोड क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, तो वही बात है, अगर हमारे पास एडुकेट अमाउंट में स्टाफ रहेंगे तो डेलीगेशन ऑफ वर्क होगा, और जो वर्क लोड होगा वो कहीं ना कहीं एक ही स्टाफ पे नहीं रहेगा, सभी स्टाफ पे हम इक्वली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वर्कलोड भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। डेफिनेशन देखें, प्रोजेक्टिंग स्टाफिंग रिक्वायरमेंट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ स्टाफ नीडेड एंड ए यूनिट फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग। तो किसी भी यूनिट के इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए कितने स्टाफ की हमें पास जरूरत होती है, तो होता है हमारा प्रोजेक्टिंग स्टाफिंग रिक्वायरमेंट। आगे बढ़े तो इसमें आप आगे और क्या मेंशन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो टू इंश्योर एडुकेट स्टाफिंग अवेलेबिलिटी, सही बात है कि कहीं ना कहीं कि एक वार्ड में या फिर एक यूनिट में कहीं ना कहीं स्टाफ की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है। टू मेंटेन 24 आवर कवरेज, सही बात है कि 24 आवर कवरेज कोई भी मेंटेन करता है कि मान लीजिए किसी का 6 आवर का ड्यूटी है, किसी का 8 आवर की ड्यूटी है, किसी का 12 आवर की ड्यूटी है, तो उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, स्टाफ का क्या करेंगे, डेलीगेशन करेंगे, रिक्वायरमेंट वगैरह। टू प्लान बजट एंड द मेंटेन, ठीक है, मैन पावर कॉस्ट को भी क्या करते हैं, ये प्लान वगैरह करते हैं सारी चीज़ें। टू प्रोवाइड क्वालिटी पेशेंट केयर, ठीक है, टू प्रिवेंट ओवर स्टाफिंग या अंडर स्टाफिंग, अगर प्रॉपर तरीके से हमें पता रहेगा कि किस वार्ड में कितनी स्टाफ की जरूरत होगी, कितनी स्टाफ की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो ओवर स्टाफिंग या फिर अंडर स्टाफिंग हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। टू रिड्यूस स्टाफिंग फैटिक एंड बर्नआउट, वही ये बात है कि अगर स्टाफ का क्या होगा, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक ही स्टाफ पे वर्क नहीं रहेगा, हर एक स्टाफ पे इक्वल वर्क रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो वर्कलोड हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी कम होगा, और जो पेशेंट या फिर स्टाफ की हम बात करें तो बर्नआउट वगैरह भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसमें फैक्टर अफेक्टिंग स्टाफिंग रिक्वायरमेंट, तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, बेसिकली टाइप्स ऑफ यूनिट। ठीक है, जिसमें आईसीयू में क्या चाहिए, हमें मोर स्टाफ की जरूरत होती है, और वहीं हम ओपीडी की बात करें तो हम फेव स्टाफ भी होते हैं, तो हमारा काम चल जाता है। नंबर ऑफ पेशेंट, ये भी डिपेंड करता है स्टाफ की रिक्वायरमेंट में, हायर पेशेंट, ठीक है, मोर नर्सिंग जो रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा होती है इसमें। पेशेंट डिपेंडेंसी लेवल भी डेवलप करता है, अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है तो उसको ज़्यादा नर्सिंग आवर की ज़रूरत होती है, तो उसमें नर्सिंग स्टाफ की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। टाइप ऑफ केयर, मेडिकल, सर्जिकल, पीडियाट्रिक या रेशियो, सबका अपना अलग अलग रेशियो होता है, कितने वार्ड में कौन से स्टाफ की ज़रूरत होती है। ठीक है, वर्किंग आवर भी डिपेंड करता है, 8 आवर का है, 12 आवर की शिफ्ट है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है स्टाफ की रिक्वायरमेंट को। उसके बाद हम बात करें स्टाफिंग यूनिट इन हॉस्पिटल, तो बेसिकली कौन कौन से यूनिट हो सकते हैं, तो ओपीडी आपका यूनिट हो सकता है, मेडिकल वार्ड हो गया, सर्जिकल वार्ड हो गया, ओटी हो गया, आईसीयू, एनआईसीयू, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, कम्युनिटी हेल्थ यूनिट। तो ये बेसिकली कुछ यूनिट है हॉस्पिटल में जो आपको देखने को मिलेंगे। उसमें अब इसमें जो दिया गया है मेथड, मेथड ऑफ प्रोजेक्टिंग स्टाफिंग रिक्रूटमेंट, तो क्या हो सकता है, पेशेंट बेस्ड मेथड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये कट कीजिए, पेशेंट बेस्ड मेथड हो गया, वर्कलोड बेस्ड मेथड हो गया, नर्सिंग हावर पर पेशेंट डे हो गया, और हमारा नर्स पेशेंट रेशियो मेथड हो गया। तो ये बेसिकली कुछ मेथड होते हैं जो कि कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्टिंग स्टाफिंग रिक्रूटमेंट होता है उसको ये इफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम सब देखते हैं आगे क्या है इसमें। नर्स पेशेंट रेशियो मेथड, तो ये बेसिकली क्या होता है,
दिस मेथड कैलकुलेट द स्टाफ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट पर नर्स की, मतलब कि एक नर्स कितने पेशेंट को देखेगी, ये कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है। जैसे कि हम जनरल वार्ड की बात करें तो एक नर्स 6 पेशेंट को क्या करेगी, कवर करती है या फिर उनकी देखभाल करती है। वहीं अगर हम आईसीयू वार्ड की बात करें तो एक नर्स जो होती है एक या दो पेशेंट को ही देखती है। अगर हम मान लीजिए इफ 30 पेशेंट इन द मेडिकल वार्ड, तो नंबर ऑफ नर्स कितने नीडेड होंगे, 30/60, यानी कि 5 नर्स पर शिफ्ट क्या होगी, जरूरत होगी। वहीं हम अगला बात करें इसमें तो मेथड की, नर्सिंग हावर पर पेशेंट डे मेथड। तो ये बेसिकली क्या करता है, नंबर ऑफ नर्सिंग हावर रिक्वायर्ड फॉर वन पेशेंट इन 24 आवर की, मतलब कि कितने नर्सेस की रिक्वायर होगी 24 आवर पेशेंट के केयर में। तो ये कुछ स्टेप होता है, पहले हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आवर पर पेशेंट पर मेथड, मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं हमारे पास और डिवाइड कर देंगे वर्किंग हावर ऑफ वन नर्स। तो एक नर्स का कितना वर्किंग हावर होगा, जैसे एग्जांपल से समझे तो जैसे हमारे पास 30 पेशेंट है, ठीक है, और हमारे पास जो नर्सिंग हावर है पर पेशेंट डे जो होता है 6 आवर का है। तो टोटल नर्सिंग हावर कितना हो गया, 30 × 6 यानी कि 180 आवर्स पर डे हो गया। और इफ वन नर्स वर्क करेगी 8 आवर, तो नर्स रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 180/8 यानी कि लगभग 22.5, यानी कि लगभग 23 नर्स पर डे की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें आप क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा भी लेकर चलते हैं कि जैसे कि 32, ठीक है, 40% जो हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है उसके रिकॉर्डिंग भी लेकर एक्स्ट्रा चलते हैं, ताकि जो होते हैं लीव वगैरह पे चले जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं प्रिवेंट किया जा सके। आगे देखेंगे उसको भी। वर्क लोड बेस्ड जो मेथड होता है, बेसिकली ये क्या होता है, स्टाफिंग इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टोटल वर्क परफॉर्मेंस, कितना वर्क हमारे पास लोड है उसके अकॉर्डिंग नर्स पेशेंट की। जैसे कि मान लीजिए इफ 100 ओपीडी पेशेंट पर डे एंड वन नर्स मैनेज करेगी 25 पेशेंट पर डे, तो कितनी स्टाफ की होगी जरूरत हमें नर्सिंग की, तो 4 होगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आप बनते हैं एमसीक्यू वगैरह में भी, कि जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनमें भी ऐसे ही एमसीक्यू पूछे जाते हैं स्टाफिंग के रिगार्डिंग, तो इसको आप अच्छे से देख कर जाइएगा। उसके बाद फार्मूला मेथड जो कि स्टैंडर्ड नर्सिंग कैलकुलेशन मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ जो नर्स रिक्वायरमेंट होती है कितनी होती है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेड इंटू द नर्सिंग हावर पर पेशेंट और इंटू द 365, ये ईयर का है, ठीक है। तो अगर आपका ईयर का नहीं पूछा जा रहा है तो मंथ का पूछ रहा है तो 30 हो गया। उसके बाद वर्किंग हावर पर नर्स पर ईयर, तो ठीक है, तो ये दोनों आपको यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं आएगा। सीधा सा बस इतना याद रखिए कि बेड इंटू द नर्सिंग हावर पर पेशेंट और वर्किंग हावर पर नर्स कितना होता है। तो वर्किंग हावर पर नर्स अगर पर ईयर की बात करें तो 8 आवर का होता है पर डे, ठीक है, और 48 आवर हो गया पर वीक। और लीव रिजर्व की बात करें इंक्लूड 30 to 40% एक्स्ट्रा स्टाफ रखते हैं, जैसे कि कोई वीकली ऑफ हो गया स्टाफ, या फिर कोई पब्लिक हॉलीडे हो गया, कोई कैजुअल लीव पे गया, फिर सीक लीव या फिर मैटरनिटी लीव, तो हम एक्स्ट्रा वहाँ पे क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं स्टाफ को। अब एग्जाम्पल से समझे इसको, तो बेसिकली अगर हमारे पास मान लीजिए 30 बेड है, ठीक है, 30 बेड है और नर्सिंग हावर पर पेशेंट हमारा कितना है, 6 आवर, तो टोटल नर्सिंग हावर पर डे कितना हुआ, 6 × 30 यानी 180 आवर हो गया, ठीक है, पर डे। उसके बाद रिक्वायरमेंट नर्स कितनी होगी, 30 हो गया। उसके बाद हम 6 करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बेड हमारे पास कितना हो गया, 30 हो गया, और नर्सिंग हावर पर पेशेंट यानी 6 था। अभी हमारा ईयर हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने वर्किंग हावर देखा, वर्किंग हावर कितना था उनका, 8 था। तो बेसिकली जब हम बात करें तो कैलकुलेशन करने पे हमारा कितना आ रहा है, वही 22.5, यानी कि लगभग ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है प्रॉपर स्टाफिंग कैलकुलेशन का। इंश्योर करता है पेशेंट सेफ्टी में, ठीक है, रिड्यूस करता है वर्कलोड में, मेंटेन करता है जॉब सेटिस्फेक्शन में, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्स केयर, प्रिवेंट स्टाफ बर्नआउट एंड कंट्रोल हॉस्पिटल कॉस्ट। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि प्रॉपर स्टाफिंग कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं अगर पूछा जा रहा है, वैसे पूछा नहीं जाता इंपॉर्टेंट। अगर 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्टिंग स्टाफिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम बात करें रोल ऑफ नर्स क्या होगा मैनेजर इन द स्टाफ प्रोजेक्शन में, तो कहीं ना कहीं एसेस करेगी पेशेंट लोड कि उस हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन में कितने पेशेंट हैं,
उसके बाद डिटरमाइन करेगी डिपेंडेंसी लेवल की पेशेंट को कितने हावर की ज़रूरत होगी, ठीक है। प्लान करेगी ड्यूटी रोस्टर और हमारा अरेंज करेगी जो सब्स्टिट्यूट होंगे या फिर जो लीव पे गए होंगे उनकी जगह पे दूसरे नर्स को कैसे अरेंज करना है, ठीक है। रिव्यू करेगी जो स्टाफिंग पीरियडली होगा, यानी कि किस शिफ्ट में किस स्टाफ को रखना है, कितने स्टाफ को रखना है, वो सारी चीज़ें देखेंगी। और कैलकुलेट करेंगे स्टाफिंग नीड, कितनी स्टाफ की नीड होगी। तो ये बेसिकली कुछ रोल थे नर्स मैनेजर के जो कि स्टाफ प्रोजेक्शन में आपको लिखने रहेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो इसमें हमारा जो आगे आता है नर्स पेशेंट रेशियो जो कि सिलेबस में दिया गया है। तो बेसिकली अगर हम आईसीयू की बात करें एज पर एसआईयू या फिर आईपीएस जो नॉर्म होता है इसके अकॉर्डिंग, तो आईसीयू में हमारा जो रेशियो होता है नर्स पेशेंट कितना होता है 1:1 होता है। वहीं अगर हम एनआईसीयू की बात करें यहाँ पर भी 1:1 होता है, ठीक है। लेबर रूम की बात करें तो ये भी 1:1 होता है, यानी देखिए तीनों जगह पे कितना है 1:1 है, तो आप इसको एक जगह पे लिख लेंगे। उसके बाद इमरजेंसी का जो होता है 1:3 होता है, ठीक है। और आपका एक यहाँ पे मिल जाएगा जो मेटर्निटी वार्ड होता है, वहाँ पर भी 1:3 होता है नर्स, तो इसको आप एक साथ लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर भी जो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड होता है यहाँ पर भी 1:3 होता है, तो इसको भी एक साथ, यानी कि तीनों को आप एक साथ कर लेंगे तो आपको इजीली रहेगा याद करने के लिए। उसके बाद पीडियाट्रिक वार्ड में आपका 1:4 है और मेडिकल या सर्जिकल वार्ड में 1:6 है। ओपीडी में हम बात करें तो 25 है। उसके बाद हम साइकेट्रिक वार्ड में बात करें तो 1:6 to 8 है। तो ये कुछ थे जो नर्स पेशेंट रेशियो थे, आपको देखने मिलेगा। ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग वेरी करता है कि इंस्टीट्यूशन का पॉलिसी कैसा है। तो यहाँ पे नोट आप डाल के लिख देंगे कि रेशियो में भी तो वेरी स्लाइटली एज पर द इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नर्स पॉपुलेशन रेशियो कितना होता है, तो ये एज पर जो आईपीएसएस या फिर डब्ल्यूएचओ ने जो रिकमेंड दिया था वो दिया था 1 नर्स 500 पॉपुलेशन पे होती है। तो अगर हम बताएंगे अगर 50,000 पॉपुलेशन पे कितने नर्स की जरूरत होगी, तो 50,000 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 500, यानी कि 100 नर्स की हमें जरूरत होती है 50,000 पॉपुलेशन में, ठीक है। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है हमारे सिलेबस में पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग पेशेंट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ नर्सिंग केयर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कैसे क्या हुआ ग्रुपिंग पेशेंट को अकॉर्डिंगली कि जितनी लेवल होती है पेशेंट केयर के रिकॉर्डिंग, तो या फिर नर्सिंग केयर के रिकॉर्डिंग, वो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, एक्यूरेट स्टाफिंग कैलकुलेशन, ठीक है। कहीं ना कहीं एक्यूरेट स्टाफिंग कैलकुलेशन में हेल्प करता है, रिड्यूस करता है नर्स बर्नआउट, कॉस्ट इफेक्टिव स्टाफिंग, क्वालिटी पेशेंट केयर और इक्वल वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो कि आप मेंशन करेंगे। इजी है, यही सारी इसमें आ रहे हैं, हम स्टार्टिंग से यही चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, तो सब में लगभग ऑब्जेक्टिव आपको सिमिलर ही मिलेंगे जब भी आप स्टाफिंग पढ़ेंगे तो। उसके बाद हम बात करें टाइप्स या कैटेगरी ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी आती है वो होता है हमारा मिनिमल केयर, जिसमें स्टेबल होता है पेशेंट, सेल्फ केयर एबल कर सकता है और उसमें फेयर नर्सिंग इंटरवेंशन की जरूरत होती है। एग्जाम्पल से समझे, पेशेंट विथ माइल्ड फीवर या फिर स्टेबल वाइटल साइन, ठीक है। तो नर्सिंग आवर कितनी रिक्वायरमेंट होती है, उसे 2 to 3 आवर्स पर डे की जरूरत होती है। वहीं अगर जो कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें मॉडरेट केयर की नीड होती है, जैसे नीड पार्शियल असिस्टेंट या फिर मेडिकेशन मॉनिटरिंग नीड की होती है, ठीक है। तो इसमें जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आते हैं वो होते हैं डे 2 to 3। नर्सिंग आवर की बात करें तो 4 to 6 आवर्स पर डे की रिक्वायरमेंट होती है इस पेशेंट में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कैटेगरी 3 की जो कि इंटेंसिव केयर की नीड होती है, ठीक है। तो इसमें टोटली डिपेंडेंट होता है पेशेंट और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट हो गया, फिर कोई वेंटिलेटर सपोर्ट पे हो गया। तो नर्सिंग आवर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है 8 to 10 आवर पर डे, ठीक है। कैटेगरी हम 4 की बात करें तो इसमें हाई इंटेंसिव या फिर क्रिटिकल केयर जो पेशेंट होते हैं उसमें आते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आते हैं, 1-to-1 केयर की जरूरत होती है इसमें। एग्जाम्पल समझे तो आईसीयू पेशेंट विद द मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ठीक है। तो नर्सिंग आवर की कितनी जरूरत होगी इसमें 12 प्लस नर्सिंग आवर पर डे की नीड होती है। तो ऐसे आप कैटेगराइज कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में हमारा मिनिमल केयर आएगा, सेकंड में मॉडरेट केयर आता है, थर्ड में हमारा इंटेंसिव केयर और जो हमारा फोर्थ होता है इसमें हाई इंटेंसिव केयर या क्रिटिकल केयर के पेशेंट आते हैं। उसके बाद हम बात करें एडवांटेज या डिसएडवांटेज की या फिर लिमिटेशन की बात करें तो
तो एडवांटेज क्या हो सकता है, साइंटिफिक एंड एक्यूरेट मेथड होता है ये, पेशेंट सेंटर केयर प्रोवाइड करता है, ठीक है, बेटर स्टाफ यूटिलाइजेशन होता है, इम्प्रूव कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ केयर होता है अगर प्रॉपर तरीके से स्टाफिंग का प्रोजेक्शन होगा किसी भी वार्ड या यूनिट में। लिमिटेशन क्या हो सकता है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, नीड्स रेगुलर रीअसेसमेंट एंड रिक्वायर्ड ट्रेन मैनेजर, ठीक है, अगर ट्रेन मैनेजर नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से स्टाफिंग नहीं की जाएगी तो कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस का क्या होगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब बात करें कैटेगरी ऑफ जो नर्सिंग पर्सनल होता है, ये क्या होता है, nursing personnel are classified into the different category based on the education, experience, skill and the responsibility. Proper classification help करता है in the smooth hospital functioning, quality of patient care और clear delegation of duty। तो ये क्या होता है, जो हमारे पास स्टाफ है, ठीक है, उनको कैसे करेंगे, मतलब कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सपीरियंस, स्कूल, स्किल या फिर नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उनको कैटेगराइज करेंगे कि ये इस वार्ड में काम करेंगे, ये किस वार्ड, मतलब कि अगर मान लीजिए एक आईसीयू का स्पेशलिस्ट है जिसने आईसीयू से कोई डिप्लोमा करके आया हुआ है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद कोई आईसीयू का स्पेशलिस्ट डिप्लोमा करके आया तो उसको हम आईसीयू में भेजेंगे। कोई अगर ओटी का करके आया तो हम इसको ओटी में भेजेंगे। कहीं ना कहीं जो उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, वर्क का हम क्या करेंगे, डेलीगेशन करेंगे। उसके बाद बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ठीक है, कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में, इफेक्टिव सुपरविजन में, ठीक है, क्वालिटी नर्सिंग केयर, प्रोफेशनल ग्रोथ, अवॉइड रोल कंफ्यूजन एंड बेटर पेशेंट आउटकम। ये बेसिकली कुछ उसके ऑब्जेक्टिव थे जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। आगे देखें तो हम इसमें कैटेगरी देखते हैं, तो इसमें 4 लेवल के आते हैं कैटेगरी। पहला आता है हमारा नर्सिंग हेडेड या फिर सपोर्टिव स्टाफ आते हैं, उसके बाद हमारे स्टाफ नर्स या फिर रजिस्टर नर्स आते हैं, फिर सुपरवाइजरी नर्स आते हैं, फिर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आते हैं। इनको हम एक एक देखते हैं कि इनकी क्या क्वालिफिकेशन है या क्या रहता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करें इसमें, तो नर्सिंग जो एड्स होते हैं या फिर जो सपोर्टिव स्टाफ होते हैं वो कौन होते हैं हमारे, जैसे नर्सिंग अटेंडेंट हो गए, ठीक है, वार्ड बॉय या आया वगैरह हो गई, या फिर नर्सिंग असिस्टेंट हो गए। तो ये बेसिकली आते हैं हमारे सपोर्टिव स्टाफ के अंतर्गत, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होती है कि बेसिक ट्रेनिंग होती है, नो प्रोफेशनल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन इसमें रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें, इनका काम क्या होता है, असिस्ट पेशेंट इन डेली एक्टिविटी, ठीक है, तो पेशेंट को असिस्ट करते हैं, बेड मेकिंग करते हैं, हेल्प इन बाथिंग, फीडिंग एंड टॉयलेटिंग, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट पेशेंट करते हैं, मेंटेन करते हैं क्लीनिनेस ऑफ द वार्ड एंड असिस्ट करते हैं नर्स इन द रूटीन वर्क। तो ये बेसिकली कुछ इनका वर्क था जो कि नर्स एडेस या फिर हम सपोर्टिव स्टाफ वाला किया जाता है। उसके बाद हम बात करें इसमें स्टाफ नर्स के, तो स्टाफ नर्स क्या होता है, एक रजिस्टर्ड नर्स होती हैं, ठीक है, जो कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स या फिर जीएनएम नर्सिंग का कोर्स करके आई होती है। क्वालिफिकेशन वही बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग कोर्स और रजिस्टर्ड विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग। वहीं अगर हम बात करें इनके जॉब डिस्क्रिप्शन की, इनका काम क्या होता है, ये डायरेक्ट पेशेंट केयर देती हैं, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करती है, वाइटल साइन मॉनिटर करती हैं, वुंड ड्रेसिंग हो गया, पेशेंट असेसमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड द इंटरव्यू जो होता है हमारा कंट्रोल जो प्रैक्टिस होता है वो सारी चीज़ें करती हैं, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस हो गया, असिस्ट इन द प्रोसेस। तो ये बेसिकली कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन थे, तो आप मेंशन करेंगे वहाँ पे। आगे बढ़े तो हमारा जो अगला आता है इसमें सीनियर नर्सिंग स्टाफ आते हैं, ठीक है, तो सीनियर स्टाफ नर्स आते हैं और चार्ज इन नर्स बोलते हैं इनको। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, एक्सपीरियंस एज ए स्टाफ नर्स, ठीक है, जो स्टाफ नर्स होता है अगर वो एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको हम सीनियर स्टाफ नर्स बना देते हैं। उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, सुपरवाइज करेगी स्टाफ नर्स को, असाइन करेगी ड्यूटी, इंश्योर करेगी क्वालिटी ऑफ केयर, मेंटेन वार्ड डिसिप्लिन, इन्वेंटरी कंट्रोल, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन नर्स एंड मैनेजमेंट, हैंडल करेगी इमरजेंसी। तो ये बेसिकली कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन थे सीनियर स्टाफ नर्स के, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़े तो इसमें वार्ड इंचार्ज आते हैं जो हेड नर्स या फिर हेड नर्स होती हैं, ठीक है, ये ऊपर से होती हैं, सीनियर जो स्टाफ नर्स होते हैं उनसे ऊपर होते हैं। इनके क्वालिफिकेशन जीएनएम, बीएससी और एमएससी नर्सिंग होती है, इसमें ऐड होता है, याद रखिएगा, एमएससी नर्सिंग होती है। और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द वार्ड का ये देखती है, ड्यूटी रोस्टर का क्या करती है, प्रिपरेशन करती है, सुपरविजन करती है नर्सिंग स्टाफ और जो हमारे जो स्टाफ सुपर नर्सिंग स्टाफ होते हैं या फिर
उसके बाद जो पेशेंट केयर कोऑर्डिनेशन होता है, मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को, ठीक है। स्टाफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इंश्योर पॉलिसी आर फॉलोड। तो ये बेसिकली कुछ रोल थे जो कि वार्ड इंचार्ज या फिर हेड इंचार्ज द्वारा किया जाता है। आगे देखें तो इसमें नर्सिंग सुपरवाइजर आते हैं। तो नर्सिंग सुपरवाइजर या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, जो यूनिट लेवल के होते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिट वाइज भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनाया जाता है। कई कई हॉस्पिटल में, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनमें ये होता है, देखने को मिलता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन वही बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहता है इनके पास। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये सुपरवाइज करेंगी मल्टीपल वार्ड को, मॉनिटर करेंगे क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, स्टाफ परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे हॉस्पिटल पॉलिसी को। तो ये बेसिकली कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन था नर्सिंग सुपरवाइजर या फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एट यूनिट लेवल, ठीक है, जो हम यूनिट लेवल के हैं। आगे बढ़े तो इसमें आते हैं हमारे अब डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वही, उनका एक्सपीरियंस जब हो जाता है, हमारा जो नर्सिंग सुपरवाइजर होता है, तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी प्रोमोट किया जाता है। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन देखें तो असिस्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को असिस्ट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं सुपरवाइजर को, हैंडल करेंगे स्टाफिंग इशू, ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम, क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी। तो ये बेसिकली कुछ वर्क था जो कि डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो आता है इसमें हमारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आते हैं, जो कि हायर नर्सिंग अथॉरिटी होती है इन हॉस्पिटल में, ठीक है। तो नर्सिंग की हायर अथॉरिटी हमारी यही होती है। क्वालिफिकेशन एमएससी नर्सिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होता है इनके पास। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ओवरऑल जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन होता है यही देखती हैं। पॉलिसी फॉर्मिंग करती हैं, जो मैन पावर होती है प्लानिंग वो भी करती हैं, बजटिंग प्लान करती हैं, रिक्रूटमेंट एंड द प्रमोशन करती हैं, मेंटेन डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेट विद द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बेसिकली कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन था नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीड आउट इनको करके जाइएगा अगर पूछा जा रहा है तो, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फिर आप जब नर्सिंग स्टाफ बन जाएंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज़ों के लिए होता है। फिर उसके बाद डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, तो ये बेसिकली लार्ज हॉस्पिटल या टीचिंग इंस्टीट्यूट में देखने को मिलता है। जनरली जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते हैं वहीं तक देखने को मिलता है। ये मतलब जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं जनरली उनमें ये पोस्ट देखने को मिलता है। इनके क्या रोल होते हैं या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें, स्ट्रेटजी प्लानिंग ऑफ द नर्सिंग सर्विसेज, पॉलिसी डेवलपमेंट करती हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं नर्सिंग इन द टॉप मैनेजमेंट ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन थे डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सर्विसेज के। आगे बढ़े तो आगे जो हमारा टॉपिक दिया गया है हायरार्की ऑफ नर्सिंग पर्सनल्स, इसे हम समझ लेंगे कि कैसे कैसे नर्सिंग का प्रमोशन होता है। पहले क्या होती है, नर्सिंग अटेंडेंट होती है, इनमें कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। यहाँ से फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत होती है जो नर्सिंग स्टाफ होती है, स्टाफ नर्स होती है। उसके बाद जो सीनियर नर्सिंग स्टाफ आती हैं, फिर उनका प्रमोशन होता है फिर वार्ड इंचार्ज या फिर हेड नर्स में। हेड नर्स के बाद जो प्रमोशन होता है हम बात करें तो नर्सिंग सुपरवाइजर होती हैं, फिर हमारे डीएनएस आते हैं उसके ऊपर, फिर उनके ऊपर आते हैं हमारे एनएस, और सबसे आते हैं हमारे ऊपर डायरेक्टिंग नर्सिंग जो ऑफिसर होते हैं, फिर सर्विसेज जो प्रोवाइड कराते हैं वो आते हैं। तो ये आप हायरार्की याद रखिएगा कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में नर्सिंग का क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है, उनका मतलब पोस्ट इंक्रीज होता है। आगे बढ़े तो असाइनमेंट एंड द नर्सिंग केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो ये बेसिकली क्या होता है, पेशेंट असाइनमेंट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। इट रेफर टू द systematic distribution of the patient among the nursing staff so that each patient receives safer continue quality of nursing care। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से जो भी असाइनमेंट होगा, यानी कि जो पेशेंट असाइनमेंट होगा, वर्क होगा पेशेंट का, उनको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इफेक्टिवनेस केयर आएगा वो होगा, और कंटिन्यू और क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर देखने को उनको मिलेगी। प्रॉपर असाइनमेंट हेल्प करता है इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए वार्ड या फिर यूनिट, ठीक है। आगे बढ़े तो इसका पर्पस हम जानते हैं क्या होता है इसका पर्पस, टू प्रोवाइड सेफ एंड क्वालिटी पेशेंट केयर, सही बात है। टू इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड अमॉन्ग नर्स, तो जितने भी नर्स है उनको इक्वल वर्क क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। टू प्रमोट करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ठीक है। टू इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फैक्शन,
टू प्रिवेंट ओवर, ठीक है, बर्डनिंग या फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टाफ, टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड द अकाउंटेबिलिटी इन द नर्सिंग। तो ये बेसिकली कुछ पर्पस थे पेशेंट असाइनमेंट के रिगार्डिंग जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। सेव क्वालिटी पावर, ये सब हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नर्सिंग का क्या होगा, डेलीगेशन होगा किसी भी वर्क में, किसी भी क्या होगा टीम वर्क में, या फिर पेशेंट असाइनमेंट की बात करें तो हर एक पेशेंट को असाइन किया जाता है, ठीक है, नर्स के, कि ये पेशेंट आपको देखना है, ठीक है। आपको अंडर ये 10 पेशेंट आएंगे, आपके अंदर ये 5 पेशेंट का आपको काम देखना है। तो ये बेसिकली नर्स को असाइन किया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको पता रहता है तो कंफ्यूजन उनका क्या होता है, दूर रहता है। आगे बढ़े तो इसमें आगे जो हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड पेशेंट असाइनमेंट, आप मेंशन कर सकते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। पेशेंट सेंटर होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कंटिन्यू ऑफ केयर, बैलेंस वर्कलोड, क्लियर एंड स्पेसिफाई और स्किल बेड और टाइम ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो बेसिकली अगर गुड प्रेजेंटेशन होगा तो सॉरी गुड पेशेंट असाइनमेंट होगा तो कहीं ना कहीं पेशेंट सेंटर होना चाहिए, यानी कि पेशेंट के फोकस होना चाहिए। जो भी स्टाफ को असाइनमेंट करेंगे वो पेशेंट केयर करेगा। फ्लेक्सिबल, कई बार ऐसे होते हैं स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो जो वहाँ पे स्टाफ होगा वो क्या करेगा, वर्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, कंटिन्यू केयर बननी चाहिए, हर एक स्टाफ क्या है देखता रहेगा पेशेंट को। बैलेंस वर्कलोड होगा, ठीक है। आप सबको हम क्या करेंगे, वो डेलीगेशन कर देंगे, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वर्कलोड भी बैलेंस रहता है। उसके बाद हम बात करें इसमें इसके प्रिंसिपल के रिगार्डिंग कि इसके प्रिंसिपल क्या है, ये देखते हैं। तो बेस्ड ऑन द पेशेंट नीड, वही यहाँ पर भी बात कर रहा है, सारी चीज़ें एक ही बात है, घुमा फिरा कर बस बोला जा रहा है इसमें। ये भी बेस्ड ऑन द पेशेंट नीड के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंस बेस पे होना चाहिए, असाइनमेंट शुड बी प्रमोट टीम वर्क, ठीक है। क्लियर एंड वेल कम्युनिकेटेड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल एंड ऑटोमेटेड, इमरजेंसी होना चाहिए, ठीक है। पेशेंट सेफ्टी शुड बी द टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और एवल्यूशन एंड द सुपरविजन होना चाहिए। तो ये बेसिकली कुछ प्रिंसिपल है आपको मेंशन करने रहेंगे। आगे बढ़े तो इसमें फैक्टर आता है, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग पेशेंट असाइनमेंट। तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं पेशेंट असाइनमेंट को। अब बात करें कि पेशेंट रिलेटेड फैक्टर जैसे कि सीवियरिटी ऑफ इलनेस कैसी है, टाइप्स ऑफ डिजीज है, लेवल ऑफ डिपेंडेंसी, नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं, ठीक है, तो नीड ऑफ स्पेशल केयर। तो ये सारे फैक्टर होते हैं कि कैसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, असाइनमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर देखने को मिलते हैं हमें। नर्सिंग रिलेटेड फैक्टर क्या हो सकते हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ या फिर एक्सपीरियंस नर्स कैसा है वो, ठीक है, क्लिनिकल स्किल एंड कॉम्पिटेंस उसकी कितनी है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कैसा है उसका, नंबर ऑफ नर्स कितने अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि फेमिलियरिटी विद द वार्ड, कि वो कितना फेमिलियर है उस वार्ड के प्रति। तो ये कुछ फैक्टर देखने को मिलेंगे। हॉस्पिटल रिलेटेड फैक्टर जैसे टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल कौन सा है, वार्ड लेआउट या फिर बेड की स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टाफ को असाइन करते हैं पेशेंट। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट कितना है और हॉस्पिटल की पॉलिसी कैसी है, फ्लेक्सिबल है या फिर रिजिड है, वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। शिफ्ट रिलेटेड फैक्टर जैसे कि डे एंड नाइट शिफ्ट हो गया, इमरजेंसी वर्कलोड हो गया, फिर लेंथ ऑफ ड्यूटी आवर। तो ये बेसिकली कुछ फैक्टर होंगे आपको मेंशन करने रहेंगे। आगे बढ़े तो आगे हमारा आता है मेथड ऑफ पेशेंट असाइनमेंट। तो क्या क्या मेथड होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड आता है पेशेंट मेथड होता है जो कि हम केस मेथड बोलते हैं। इसमें ईच नर्स इज असाइन स्पेसिफिक पेशेंट, नर्स क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी टोटल केयर टू द असाइंड पेशेंट। तो जो भी नर्स को क्या होगा, वो पेशेंट असाइंड होगा तो जितना भी केयर होगा वो क्या करेगी, सारे नर्स उस पर काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझे तो आप एग्जाम्पल जरूर लिख के आइएगा एग्जाम में, ये अच्छा रहता है इफेक्टिव वे आप रिप्रेजेंट करने का किसी टॉपिक का। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्टाफिंग नर्स ए को हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं जो बेड होगा 1 to 5 बेड का तो वो काम करेगी, और जो स्टाफ बी होगी वो बेड जो यानी 6 to 10 बेड होगा वो उसको काम करेगी, ठीक है। तो उनका जो काम रहेगा वो ये करेगी। उसके बाद हम बात करें फंक्शनल मेथड की। तो जो फंक्शनल मेथड होता है, टास्क आर डिवाइडेड अमंग द नर्स, ठीक है। तो ईच नर्स परफॉर्म वन स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो जैसे कि मान लीजिए नर्स 1 क्या करेगी, मेडिकेशन करेगी, नर्स 2 क्या करेगी, वाइटल साइन लेगी, नर्स 3 क्या करेगी, ड्रेसिंग करेगी। तो क्या करेगी, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उनको डिवाइड किया जाएगा। तो उसके बाद हम बात करें जो अगला टाइप आता है या मेथड आता है, टीम नर्सिंग मेथड होता है। ये बेसिकली पेशेंट, ठीक है, तो कॉज कुड बी अ टीम अंडर द
लीडर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो क्या करेगी, पेशेंट केयर होगा बाय द टीम लीडर। सॉरी, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो टीम के अंडर क्या होगा, पेशेंट का केयर होगा। एक टीम होगी जिसमें मतलब 2 या 4 मेंबर होंगे, वो क्या करेंगे, पेशेंट केयर देंगे। टीम लीडर क्या करेगा, प्लान करेगा और सुपरवाइज करेगा केयर को। जैसे मान लीजिए एक सीनियर नर्स है जो कि एक टीम लीडर है, उसके अंदर 2 स्टाफ नर्स आ रहे हैं और एक नर्सिंग असिस्टेंट आ रहा है, तो वो सीनियर नर्स होगा, उन बताएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद हम बात करें अगला जो आता है इसमें मेथड, टोटल पेशेंट केयर मेथड आता है। ये क्या होता है, बेसिकली वन नर्स प्रोवाइड कंप्लीट केयर फॉर द असाइंड पेशेंट ड्यूरिंग ड्यूटी। बेस्ट क्वालिटी ऑफ केयर होती है बट नीडेड मोर स्टाफ, क्योंकि अब इसमें कह रहा है कि एक नर्स को हम क्या करेंगे, एक पेशेंट असाइन कर लेंगे, तो उसका जितना भी काम होगा वो सभी काम क्या करेगी, वही नर्स क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। तो टोटल पेशेंट केयर मेथड हो गया वो। प्राइमरी नर्सिंग केयर मेथड क्या हो गया, तो वन प्राइमरी नर्स क्या करेगी, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू डिस्चार्ज, यानी कि एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक जितना भी प्रोसीजर होगा वो सारा क्या करेगी, प्राइमरी नर्स जो होगी वही करेगी, जिससे इंश्योर होगी कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद हम बात करें जो अगला हमारा दिया गया है टॉपिक इसमें, स्टाफ टर्नओवर। स्टाफ टर्नओवर क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, एक बार फिर से कर ले रहे हैं। इफ रेफर टू द rate at which staff leave an organization and are replaced by new employee during a specific period, यानी कि कितने स्टाफ उस ऑर्गेनाइजेशन में छोड़कर जा रहे हैं या फिर निकाले जा रहे हैं, तो सारी चीजें होती है हमारे स्टाफ टर्नओवर होता है वो हमारा। टाइप्स की बात करें तो इसमें वॉलंटियर टर्नओवर होता है, इसमें मतलब कि जो नर्स क्या करेगी, रिजाइन करेगी बाय चॉइस, यानी कि वो खुद से ही क्या करेगी, रिजाइन करके चली जाएगी। और अगर मान लीजिए हायर स्टडी करना हो या फिर बेटर सैलरी उसको कहीं मिल रही हो, उसकी वजह से वो छोड़ के जा रही है, तो वो हमारा हो गया वॉलंटियर टर्नओवर हो गया। इन वॉलंटियर क्या हो गया, नर्स इज टर्मिनेटेड बाय द मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के द्वारा उसको निकाला जा रहा है, जैसे कि कुछ मिसकंडक्ट कर दिया या फिर पुअर परफॉर्मेंस को लेकर उसके। उसके बाद अगला बात करें कि इंटरनल टर्नओवर क्या होता है, ट्रांसफर विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि उसका क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है ये, यानी कि वार्ड में पहले काम कर रहा था, फिर क्या हुआ, उसको आईसीयू में शिफ्ट कर लिया गया, तो ये भी क्या हुआ, टर्नओवर ही होता है। एक्सटर्नल टर्नओवर में क्या होता है, लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली, यानी कि उसको एम्प्लॉय को कम्प्लीटली क्या किया गया, ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया गया। कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके, या रीजन क्या हो सकते हैं, लो सैलरी या फिर बेनिफिट हो सकता है, पुअर वर्किंग कंडीशन हो सकती है, जॉब स्ट्रेस या फिर बर्नआउट हो सकता है, हैवी वर्कलोड एंड द स्टाफ शॉर्टेज की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ द प्रोपोर्शनल अपॉर्चुनिटी, पुअर लीडरशिप एंड द सुपरविजन एंड वर्क लाइफ इम्बैलेंस। तो ये बेसिकली कुछ कॉजेस या रीजन हो सकते हैं जो कि इंक्रीज करता है स्टाफ टर्नओवर को। ठीक है, आगे बढ़े तो इसमें हम मेजर करते हैं, यानी कि टू रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर, कैसे स्टाफ टर्नओवर को रिड्यूस करेंगे वो हम बात करते हैं। कंप्लीटली सैलरी, ठीक है, तो कंपिटिटिव सैलरी एंड इंसेंटिव बढ़ाकर, ठीक है, ये हो सकता है। प्रमोशन एंड द करियर डेवलपमेंट करके, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, यानी कि हम देखेंगे कौन स्टाफ ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, उसको रिवार्ड दें, ठीक है, उसकी प्रमोशन करें। उसके बाद प्रॉपर स्टाफिंग पैटर्न करना, ठीक है, सपोर्टिव सुपरविजन, सेफ एंड हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करना। तो ये बेसिकली कुछ मेजरमेंट है जो कि रिड्यूस करता है स्टाफ टर्नओवर को। अब इफेक्ट देखने को क्या मिल सकता है स्टाफ टर्नओवर का, कि अगर स्टाफ टर्नओवर हो रहा है तो क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है, शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस स्टाफ की, डिक्रीज हो जाएगा क्वालिटी ऑफ जो पेशेंट केयर होगा, वर्कलोड क्या होगा, इंक्रीज होगा रिमेनिंग स्टाफ का, इंक्रीज हो जाएगा ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट कॉस्ट, क्योंकि अब नए स्टाफ को क्या करेंगे, हम रिक्रूटमेंट करेंगे तो सारी चीज़ें कॉस्ट वगैरह भी लगेगी, तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हो रहा है। और लो हो जाएगा स्टाफ मोरल, तो कहीं ना कहीं स्टाफ का मोरल लो हो जाएगा, अरे यार ये जो कंपनी हो रही है यहाँ पे काम नहीं कर रहे, मतलब कि जो स्टाफ हो रहे हैं छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कोई तो रीजन होगा, तो कहीं ना कहीं उनका जो मोरल होगा वो भी अफेक्ट होगा। तो ये बेसिकली कुछ थे। फिर आगे देखें तो इसमें हम बात करते हैं अब्सेंटेजम क्या होता है। तो बेसिकली अब्सेंटेजम क्या होता है, इट रेफर टू द फ्रीक्वेंट या फिर हैबिचुअल अब्सेंस ऑफ द नर्सिंग स्टाफ फ्रॉम द ड्यूटी विदाउट प्रायर परमिशन या फिर वैलिड रीजन, वो होता है हमारा अब्सेंटेजम, यानी कि कोई भी स्टाफ बिना किसी रीजन के क्या हो,
या फिर छुट्टी पे हो या फिर लीव पे हो, ठीक है, बिना परमिशन के। उसके बाद हम टाइप्स देखते हैं इसके। तो ये होता है ऑथोराइज्ड अब्स्टेंटिज्म, यानी कि अप्रूवल लीव होता है उसके पास, मैटरनिटी लीव या फिर मेडिकल लीव पे होता है तो भी हमारा अब्सेंटिज्म होता है वो, पर वो अर्थोराइज्ड होता है। अनअर्थोराइज्ड क्या हो गया, जो अब्सेंस ऑफ विदाउट इन, ठीक है, इंटीमेशन वगैरह हो गया, या फिर लेट रिपोर्टिंग या फिर अर्ली लीविंग हो गया, तो ये हो गए। उसके बाद हम बात करें इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, जॉब डिससेटिस्फैक्शन, पुअर वर्किंग कंडीशन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉन्ग ड्यूटी आवर या फिर नाइट शिफ्ट हो गया, लैक ऑफ मोटिवेशन, इल हेल्थ या फिर फैटिग। तो ये कुछ कॉजेज या रीजन हो सकते हैं जो कि एब्सेंटिज्म में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करें आगे इसमें मेजर टू कंट्रोल एब्सेंटिज्म, यानी कि वही है कैसे कंट्रोल करेंगे एब्सेंटिज्म को। टू फेयर ड्यूटी रोस्टर एंड द रोटेशन, ठीक है, हेल्थ चेकअप एंड द रेस्ट पीरियड, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, एडुकेट लीव पॉलिसी, ठीक है, काउंसलिंग एंड द मोटिवेशन इंसेंटिव फॉर द रेगुलर अटेंडेंस, ठीक है, एंड द सपोर्टिव नर्स मैनेजर रिलेशनशिप। तो ये बेसिकली कुछ फैक्टर होंगे जो कि इनसे ही क्या होगा, इम्प्रूव होगा, यानी कि जो स्टाफ का रिटेंशन, ठीक है, और उसके एब्सेंटिज्म क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। आगे बढ़े तो इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है इसके। तो इफेक्ट बेसिकली वर्कलोड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ऑन द अदर, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा ओवर टाइम कॉस्ट, स्टाफ डिससेटिस्फेक्शन, डिसरप्शन ऑफ द पेशेंट केयर और पुअर टीम कोऑर्डिनेशन। तो ये बेसिकली कुछ इफेक्ट होंगे जो कि देखने को मिलेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ पोर्शन है जैसे कि इन सर्विस एजुकेशन हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, तो यही एक दो टॉपिक बचे हुए हैं उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि जो फिफ्थ चैप्टर था काफ़ी लॉन्ग था तो इसको एक लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं था, और इससे क्वेश्चन भी बनते थे, 1 से 2 क्वेश्चन, वो भी हाई वेटेज क्वेश्चन बनते थे, तो इसलिए लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में जो कि हमारा होगा इन सर्विस एजुकेशन और मटेरियल मैनेजमेंट पे।